हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और मेरे साथ खड़े हैं आशीष सर। और एक बहुत बड़ा अपडेट है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने धमाकेदार नंबर ऑफ सीट्स निकाल दी हैं असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। तो बच्चों, एक बहुत बड़ा अपडेट है देश के सभी कोर इंजीनियर्स के लिए और इसी पर एक बहुत बढ़िया डिस्कशन करने वाले हैं हम इस वीडियो में। क्यों आशीष सर? बिल्कुल सर। क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं, कौन सी ब्रांचेस में हैं, इसके अलावा क्या सिलेबस रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेस क्या क्या हुए हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से यूपीपीएससी में एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर चर्चा चल रही थी और फाइनली इस बार के नोटिफिकेशन में एग्जामिनेशन पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिले हैं। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जानते हैं किस तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाइए और वहां से आप इस तरीके से आपको करियर ऑनलाइन नोटिफिकेशन के सेक्शन पर जाना है। जैसे आप गूगल पर सर्च करते हैं यूपीपीएससी, लेट मी शो यू, यूपीपीएससी सर्च करते हैं तो आपको ऑनलाइन नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। आपको यहाँ दिखेगा कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंग्लिश और हिंदी पीडीएफ फाइल को आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ये इंग्लिश पीडीएफ फाइल है। आपको अमन सर आपको डिटेल में बताएंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, मिलके बताएंगे पहली बात। और दूसरी बात यह है बच्चों कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जो भी चीजें चाहिए हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि अगर आपका सपना उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एई बनने का है और यूपीपीएससी बच्चे एक बहुत प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है। मैं ये मानता हूं कि यूपीपीएससी का जो कैलिबर है वो बिल्कुल नेशनल लेवल जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला मैं मानता हूं। पेपर का पैटर्न भी बहुत अच्छा बनाते हैं, पेपर बहुत बढ़िया लेवल का होता है। उत्तर प्रदेश अपने आप में कंट्री ही है, 24 करोड़ की आबादी है वहां पर। तो अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्त होते हैं तो एक आपके लिए बहुत बढ़िया करियर माइलस्टोन होगा। अब कैसे आप बनेंगे, पूरा नोटिफिकेशन तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट क्या आपको करना है और हम केजीएस टीम आपकी कैसे हेल्प कर सकती है ए बनने में, उस पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा आपको। जुड़े रहना है आपने सेशन में। सबसे पहले यहाँ पर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए है, प्लस प्रोसेसिंग फीस 25 रुपए और बाकी एससी एसटी के लिए एप्लीकेशन फीस 40 रुपए, प्रोसेसिंग फीस 25 रुपए, बाकी इन सभी के लिए इस प्रकार से है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो वैकेंसीज की संख्या टोटल सर, तो बच्चों टोटल वैकेंसी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के मिला के 604 है और आयोग ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि किस डिपार्टमेंट में किस ब्रांच की कितनी सीटें हैं। तो रफली बच्चों अगर हम देखें तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल 604 सीट है, जिसमें थोड़ा सा एडवांटेज सिविल इंजीनियर्स को मिला है, उनकी सीटें 500 के आसपास हैं और जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की है। बट मैं ये मानता हूं कि अगर एक भी सीट निकल रही है और आप उस सीट के लिए एलिजिबल हो तो आपको पूरी तत्परता के साथ मेहनत करनी चाहिए। तो नंबर ऑफ सीट्स को अगर हम सेकेंडरी कर दें, मेन देखिए कि आप उस सीट के लिए एलिजिबल हो, अगर हो तो गिव योर 100% एफर्ट कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्यों सर? बिल्कुल सर, सही कहा आपने, एफर्ट ही पूरा होना चाहिए। मेरे साथ के कुछ कैंडिडेट्स में 7 वैकेंसीज में भी इलेक्ट्रिकल में सिलेक्शन हुआ है, सिर्फ 7 वैकेंसीज थी, यहाँ तो फिर भी बहुत ज्यादा है। और सोचिए सर, अगर वो सोचते कि 7 वैकेंसीज में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर उनका होता भी नहीं और आज नहीं होते किसी आयोग। सैलरी की बात करें तो 15,600 से लेकर 39,100 तक सैलरी रहेगी यहाँ पर। ये बेसिक सैलरी है। लेवल 10 की वैकेंसीज है यहाँ पर। ये लेवल 10 का पोस्ट है। अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन यहाँ पर सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट्स को ही मिलने वाला है। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर जनरल में काउंट होंगे। स्पेशल रिक्रूटमेंट है। सर सॉरी आपको रोक रहा हूं। तो सर हम ये मान लें कि इस एग्जाम में पूरे देश भर के बच्चे बैठ सकते हैं? बिल्कुल सर, अदर स्टेट यहाँ पर अलाउड हैं और जो लोग कहेंगे कि फाइनल ईयर के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं, उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो बच्चों ये जरूर नोट कर लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका डोमिसाइल यूपी का हो, अगर आप भारत देश के वासी हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पर आगे नीचे आ जाएं तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है सर जिसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। तो सबसे पहले इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर चाहिए बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का यहाँ पर आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए। सिविल में बात करें तो सिमिलरली सिविल के लिए भी बीटेक डिग्री होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसीज यूपी जल निगम में रूरल में आई हुई हैं, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास भी बीटेक डिग्री होनी चाहिए। फिर वैकेंसीज रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सिविल की हैं,
फिर आगे बात करें तो हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कुछ वैकेंसीज हैं। फिर सिविल में हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में सिविल में भी है, पीडब्ल्यूडी में भी है सिविल में यहाँ पर वैकेंसीज। और अगर हम यहाँ पर आगे बात करें कुछ और डिपार्टमेंट देख लेते हैं, तो जैसे यूपी एग्रीकल्चर सर्विस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी आपके पास बैचलर्स डिग्री एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इसी प्रकार से असिस्टेंट डायरेक्टर एनर्जी डिपार्टमेंट में आपके पास बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डायरेक्टरेट में वैकेंसीज हैं, और सिविल में मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज हैं। ये सारे डिपार्टमेंट सर वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट हैं। देखिए सिविल इंजीनियर्स का सपना रहता है पीडब्ल्यूडी में काम करने का, तो पीडब्ल्यूडी में सिविल में काफी अच्छी सीट्स निकाली गई हैं, 226 के आसपास सीटें हैं, और एक बहुत अच्छा नंबर होता है। अगर हम एई की बात करें, इसको आप जेई से कंपेयर मत करिए, जेई में हजारों में सीटें आती है, बट अगर एई एग्जाम में किसी भी स्टेट लेवल पर 500 प्लस सीट्स आ जाए तो उसको बहुत बढ़िया नंबर माना जाता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास एई बनने की इस बार। और जैसे कि आप यहाँ जो ब्रिज बनाने का कभी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आता है, तो वो ब्रिज गायब नहीं करना है, ब्रिज बनाना है, बनाए पैसे जो है ब्रिज के पैसे ब्रिज ही नहीं गायब कर देना है, ध्यान रखना है। एज लिमिट की बात करें तो एज 21 साल से लेकर 40 साल, और जो डेट रहेगी वो 1 जुलाई 2024 रहेगी, यानी कि 1 जुलाई 2023 के बाद आपका बर्थ ना हुआ हो, सॉरी 2003 के बाद आपका बर्थ ना हुआ हो, और 2 जुलाई 1984 से पहले ना हुआ हो। तो आपको ये डेट्स ध्यान रखनी है। जो एज लिमिट के लिए क्राइटेरिया डेट है वो है 1 जुलाई 2024। और अलग अलग कैटेगरीज में इसमें रिलैक्सेशन भी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। एक बहुत अच्छी बात यह है कि यूपीपीएससी ने बहुत डिटेल्ड नोटिफिकेशन दिया, हर चीज को उन्होंने मेंशन किया है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे भी, जैसे हम तो समराइज कर रहे हैं, बट अगर आप पूरा भी पढ़ोगे तो आपको सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि वैसे भी आप 40 साल तक अभी तो कहां ही, अभी तो आप 23-24 में चल रहे होगे, तो आपको ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है कि 40 साल क्रॉस हुआ या नहीं हुआ। टीचर 40 में नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ नीचे आ जाएं और एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा इस बार, क्योंकि लास्ट 2 बार से ये यूपीपीएससी एई का जो एग्जामिनेशन पैटर्न था उसमें सिर्फ 2 पेपर हो रहे थे, पेपर 1 एंड पेपर 2, लेकिन यहां पर आपके लिए इस बार प्री और मेंस कर दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर अपेंडिक्स 2 में लिखा हुआ है कि प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स होगा, और प्रीलिम्स में एक ही पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा, और हर एक नंबर जो है वो, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। यहाँ पर सर एक चीज और इन्होंने बोली है कि जितने बच्चे यहाँ पर होगा 15 गुना जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, हाँ। उससे 15 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को नेक्स्ट पेपर मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो 582 जो जनरल रिक्रूटमेंट है उसमें 15 गुना देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है, लगभग इतने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाना है। 9000 के आसपास कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़े यहाँ पर। अगर तो जो जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है वो दे दिया इन्होंने पूरा का पूरा। इन्होंने कहा है कि प्रीलिम्स में जो जनरल नॉलेज में आएगा वो आएगा आपका प्रथम प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास, राजनीति और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी सम्मिलित होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार विशेष अध्ययन किए बिना ही दे सकेंगे, और बाकी करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाओं और ऐसी बातों के वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए जानकारी सम्मिलित होगी, यानी करंट अफेयर्स आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सामान्य हिंदी की भाषा, हिंदी व्याकरण, ये सारी चीजें होने वाली है। इसका स्तर सिर्फ हाई स्कूल तक का होगा। और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में सर बताएं आप। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में बहुत सिंपल सा सिलेबस है कि सब कुछ पूछ लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। अगर आप देखोगे तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स, थर्मोडायनामिक्स, मतलब अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांचेस को जोड़कर एक इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड बना दिए गए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिविल भी दिखेगा, मैकेनिकल के सब्जेक्ट दिखेंगे, इलेक्ट्रिकल की चीजें दिखेंगी, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इवन कई सारे पीएससीज होते हैं जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का पेपर कंडक्ट कराते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अनोखी विचित्र चीज है, ये कॉमन होता है। कई सारे पीएससी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम कराते हैं। तो ये 20 सब्जेक्ट है यहाँ पर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के, तो ये ध्यान देने वाली बात नहीं, सॉरी 22 होंगे। यहाँ पर आपको रिसेंट डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंसेज एंड रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में 2 पेपर होने वाले हैं। पहले पेपर में सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के,
उसके बाद मुख्य विषय सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 1 होगा। इसी प्रकार से अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का पार्ट 1, या मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल का पार्ट 1। और 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 300 मार्क्स का, टोटल नंबर 375। समय मिलेगा आपको 2.5 घंटा। सिमिलरली पेपर 2 में भी समय मिलेगा आपको 2.5 घंटा, और लेकिन इस बार सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के पेपर, जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होंगे 25। और यहां पर मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। प्रीलिम्स के मार्क्स आपके टोटल मेरिट मार्क्स पे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 375 आपके जो मेंस में फर्स्ट पेपर का मार्क्स है और सेकंड पेपर का मार्क्स है, इनको ऐड प्लस इंटरव्यू के 100 मार्क्स, तो देखिए 850 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू। क्या होता है, कई बार अगर आपके रिटर्न में मार्क्स थोड़े कम हो जाए तो इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स बना सकते हो। और बच्चों के दिमाग में होता है कि इंटरव्यू में अच्छा सा सूट पहन जाओ, टाई लगा जाओ, साड़ी पहन जाओ तो मार्क्स आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। वी विल ऑल्सो गाइड यू फॉर इंटरव्यूज एज वेल। तो बच्चे हम आपको इंटरव्यूज के लिए भी गाइड करेंगे, तो आप बस जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगा, सर आपको बताएंगे कि हमने एडिशनल KGS टीम आपके लिए क्या प्लान कर रखा है। सिविल इंजीनियरिंग के पेपर 1 का सिलेबस सर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, एक बार सभी को बता देखिए बच्चे, सिलेबस पे अगर हम चर्चा करें तो सिलेबस जो भी आपने बीटेक में पढ़ा है वो सब कुछ पूछ लिया गया है आपसे। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हो गया हो या सब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट हो गया हो, हटा दिया गया हो। हमें बात जानते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस जान है सिविल इंजीनियरिंग की, और इनके भी सारे कंसेप्ट्स पूछे गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेजर टॉपिक स्किप हो गया हो। देखिए यूपीपीएससी का जो सिलेबस है ना, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है इंजीनियरिंग सर्विसेज से। तो अगर आप देखोगे तो एंटायर बीटेक को ही वो पूछते हैं। यहां पर भी आप सिलेबस देखोगे तो उन्होंने एंटायर बीटेक, एंटायर इंजीनियरिंग सर्विसेज आपसे पूछी हुई है। तो सोम है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, उसके बाद अगर आप देखोगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो बच्चे जियोटेक में सारा सिलेबस है। मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको सब कुछ पढ़ना है। और ये बात याद रखिए कि अगर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको सिलेबस सारा पढ़ना पड़ेगा। जो मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो हर एग्जाम में कॉमन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बोलूं कि ये बहुत अलग सी चीज है और ये ऐड हो गई है। पार्ट बी में देखिए स्टील स्ट्रक्चर्स आ गया, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मेसनरी आ गया, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आ गए। उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन्स है, इसके ऊपर ओपन चैनल फ्लो, फ्लूइड मैकेनिक्स है। फिर बच्चे यहाँ पर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आ गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आपको नीचे दे रखा है। तो एंटायर सिलेबस है बच्चे, इसमें मतलब सब कुछ है जो भी आपने बीटेक में पढ़ा है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, सर्वे है, ठीक है। मैकेनिकल के भी जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट का जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो बीटेक में, और मुझे लगता है सर इलेक्ट्रिकल में भी ऐसा ही रहा होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल में आपके सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं आपको बता देता हूं, यहां से आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर 2 है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर 1। नेटवर्क थ्योरी आप सब लोगों को पता है, नेटवर्क सिंथेसिस एंड एनालिसिस चैप्टर आप पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, EMFT है, कंट्रोल सिस्टम्स है, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑसिलेटर, ओपैम्प वगैरह सब कुछ पूछा जाना है। पावर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स है। पेपर 2 में आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाला है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाला है, माइक्रोवेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स आने वाला है, एनालॉग कम्युनिकेशंस आने वाला है, और इंडक्शन एंड स्पेशल मशीन्स पेपर 2 में आएगा। पावर सिस्टम्स का कुछ पार्ट पेपर 2 में आएगा, न्यूमेरिकल मेथड्स, नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैथमेटिक्स का भी थोड़ा सा पार्ट है, मटेरियल्स है, और माइक्रोप्रोसेसर है। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स के क्वेश्चंस क्या ही आएंगे, नहीं आएंगे, बट अगर मैं 2020 के पेपर की एनालिसिस करूं और उसके बाद जो पेपर एक और हुआ था उसकी एनालिसिस करूं, जो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का हुआ था, 2 बार एक्चुअली हो चुका है, तो ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर के क्वेश्चन का लेवल भी वैसा ही है जैसा यूपीपीएससी यही का है, और सेम मतलब उस सब्जेक्ट से, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन से, एडीसी से कुछ अच्छे सवाल पूछे गए थे, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। चले हाँ, अगर मान लिया आपके बाकी सब्जेक्ट से स्ट्रांग है तो आप उस सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को आपको फिर स्ट्रांग रखना होगा ताकि आप बाकी क्वेश्चंस कर पाओ, तभी आप एक दो चार क्वेश्चन जो आए हैं उनको स्किप कर सकते हो। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी आपका सिलेबस आपका दिया हुआ है। हाँ, अब अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज की चर्चा कर लेते हैं। सर यहाँ पर आपको बताएंगे कौन से डिपार्टमेंट में, क्योंकि सिविल ही भरा पड़ा है, तो सर बताइए। यहाँ पर मैकेनिकल की भी है हालांकि वैकेंसीज। देखिए बच्चे, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो 77 नंबर ऑफ सीट्स आई हुई हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में। यूपी जल में सिविल की 107 सीटें, और उन्होंने कैटेगरी वाइज भी बताया कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। जल निगम एक अच्छा डिपार्टमेंट है। उसके बाद बात करें तो रूरल इंजीनियरिंग में बच्चे यूपी जल निगम में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड सीट्स हैं
14 रूरल इंजीनियरिंग, अगेन सिविल का डिपार्टमेंट 65 सीट्स है। हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग में बच्चे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड सीट 8 है। अब वो डिपार्टमेंट जिसका बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, ठीक है, विच इज पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी में 226 सीट है बच्चों। मतलब मुझे लगता है सिविल इंजीनियर्स के दो डिपार्टमेंट फेवरेट है, पीडब्ल्यूडी और इसका बड़ा भाई सीपीडब्ल्यूडी। इसके अलावा अर्बन हाउसिंग में सिविल की 40 सीटें हैं। एग्रीकल्चर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो बच्चे 12 सीटें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और अगेन सिविल की फिर 2 सीटें आ गई इरिगेशन डिपार्टमेंट। बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, हमारे यूपी में इरिगेशन पे बहुत काम होता है, बहुत स्कोप है इस फील्ड में। और उसके बाद मेडिकल हेल्थ एंड फैसिलिटी में भी सिविल की सीटें हैं। तो सिविल की सीटें 500 के आसपास है और रिमेनिंग फिर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के पास। स्पेशल रिक्रूटमेंट पे भी आपके पास इरिगेशन में ही 22 सीटें हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और वो ओबीसी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए है। चलिए यहाँ पर तो ये थी वैकेंसीज की चर्चा। बाकी आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ बता दिया है, सैलरी वगैरह बता दी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो सारी चीजें बता दी हैं। तो सर कुछ मोटिवेट कर दे और लास्ट में जो बताना था वो बता दीजिए। देखिए बच्चे, अब बहुत सारे बच्चे हमें लगातार मैसेज कर रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जब हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं तो बच्चों का पिछले कुछ दिनों से लगातार बात आ रही है कि सर यूपीपीएससी एई को लेकर प्लीज कोई बैच लेकर आइए। देखिए हम इस चीज को लेकर बिल्कुल तत्पर है। हमने हमेशा से अपने चैनल पे बोला है कि हम स्टूडेंट्स की जो भी उनकी डिमांड्स होती हैं, जो वो हमसे चाहते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो कर पाए। अगर आपको लगता है कि आपको एई बैच की जरूरत है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इस चीज को लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि हमारे बच्चों में उत्साह है एक चीज को लेकर, तो डेफिनेटली हम उस पर काम शुरू कर देते हैं। काफी काम हम कर चुके हैं, बट एक बार अगर आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बता देंगे कि अगर आपको एई बैच की आवश्यकता है, तो हमें और स्फूर्ति से हम उस काम में लग जाएंगे। इसके अलावा बच्चे YouTube सेशंस इसी चैनल पर लगातार कंडक्ट किए जाते हैं, टेक और नॉन टेक के, जहां पर टीचर्स अपने रिस्पेक्टेड जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाते हैं। तो चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या नॉन टेक हो, उसको लगातार पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और सब क्लासेस को ज्वाइन करिए जो आपके सिलेबस का पार्ट है। बट अगेन आई वुड से, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बैच फुल फ्लेज इंजीनियरिंग बैच मिले, क्योंकि देखिए यूपीपीएससी एई में टेक और नॉन टेक दोनों है। सामान्य हिंदी कहां से पढ़ेंगे, सामान्य ज्ञान कहां से पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कहां से पढ़ेंगे। सो बैच अगर आएगा तो हम आपका एंटायर सिलेबस कवर करेंगे, जो भी आपने नोटिफिकेशन में देखा है। तो कमेंट सेक्शन में जोश और ऊर्जा के साथ लिख दीजिए कि सर बैच चाहिए, एंड वेरी सून आपकी ये जो विश है हम इसको पूरा कर देंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा फिर से आशीष सर को और करते हैं समाप्ति की घोषणा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन में सारी जानकारी मिली होगी। इसी प्रकार के और भी जानकारियों के लिए और इसी प्रकार के नोटिफिकेशन को डिटेल में देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।